नमस्ते छात्रों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व कवि परिचय संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कुर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में सन 1900 यानी कि 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी मां का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ऐसा माना जाता है कि पंत जी अपनी बचपन से ही मतलब अपनी छोटी उम्र से ही इन्होंने कई छंद रचनाओं का यानी कि कविताओं को लिखना शुरू कर दिया। इनकी प्रमुख रचनाएं थी वीणा, उच्छावास, पल्लव, मानसी, युगपथ, ठीक है, लोकायतन, सत्यकाम इत्यादि। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर 1977 को हो गई। तो चलिए अब हम इस कविता का एक संक्षिप्त सार समझते हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है यानी जब वर्षा ऋतु आती है तब प्रकृति की सुंदरता एवं उसके मनोहर रूप का यहाँ बेहद ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो इसे आप कविता के सारांश रूप में हल्का सा समझ सकते हैं। चलिए एक बार हम इस कविता को पढ़ लेते हैं और कविता कुछ इस प्रकार से है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल ने निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झर झर, मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। आगे है, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरुव है झांक रहे नीरव नभ पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, उड़ गया अचानक लो भूधर। फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धारा में सब भेषाल। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर। था इंद्र खेलता इंद्रजाल। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता को कलमबद्ध किया है। चलिए इस कविता को संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मैं पहले की दो पंक्तियां लूंगी जो कि हैं इस प्रकार। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। जैसा कि आप सबको मैं बता दूं पहले कि पावस शब्द का अर्थ क्या होता है या पावस ऋतु शब्द का अर्थ क्या होता है यानी कि वर्षा ऋतु। और परिवर्तित शब्द का अर्थ होता है बदलना। प्रकृति वेश शब्द का अर्थ होता है प्रकृति का रूप। ठीक है, वेश यानी कि रूप। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पावस ऋतु थी, जैसे ही वर्षा ऋतु आती है कहाँ पर, पर्वत प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां पर जो प्रकृति का रूप है वो पल पल परिवर्तित होने लगता है, अर्थात बदलने लगता है, यानी कि उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। तो जब भी पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु आती है तो वहां की प्रकृति के रूप में बार बार कई बदलाव आते हैं, अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जलने निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब देखिए कवि यहाँ पर हमें किसके सजीव चित्रण कर रहे हैं, तो पर्वतों का सजीव चित्रण कर रहे हैं इन पंक्तियों में। ठीक है,
बच्चों, मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। अब आप पूछ सकते हैं कि मैम करघनी क्या होता है? तो करघनी एक प्रकार का आभूषण होता है जिसका शेप कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है। और हम सब जानते ही हैं कि पहाड़ भी कोई एक शेप में तो नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। तो यहाँ पे पर्वत को किसके जैसा बताया गया है? मेखलाकार की तरह बताया गया है। तो करघनी के आकार के जो पहाड़ हैं वो क्या है? वो बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। और वो अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, वे सहस्र यानी कि हजार, उनके ऊपर जो हजारों मात्रा में जो पुष्प लगे हुए हैं, सुमन लगे हैं यानी फूल लगे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर फूल भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे दृग सुमन है। दृग सुमन का अर्थ होता है पुष्प रूपी आंखें। तो पहाड़ जो कि मेखलाकार की तरह है, समझिए। दूसरी बात यहाँ पे जो उस पे दृग सुमन है, जो उस पे जो फूल लगे हैं वो उसकी आंखों के समान यहाँ पे कवि को प्रतीत होते हैं, ठीक है। मानवीकरण यहाँ पर हो रहा है, प्रतीत होते हैं। और पहाड़ इन्हीं हजारों पुष्प रूपी आंखों से इन्हें मतलब फाड़ फाड़ मतलब बहुत ही भौचक्का होकर वो क्या देख रहा है? अवलोक रहा है बार बार। मैं आगे की दो पंक्तियां पढ़ रही हूँ। नीचे जल ने निज महाकार। तो पहाड़ इन्हीं पुष्प रूपी आंखों से बार बार क्या देख रहा है? जो उसके चरणों में नीचे जो जल बह रहा है उसमें वह अपने विशाल आकार को, महाकार शब्द का अर्थ होता है विशाल आकार को, देख रहा है, ठीक है। आगे की दो पंक्ति क्या है? वह है जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ये ताल है, ताल शब्द का अर्थ होता है तालाब। और ये तालाब कोई आजकल तो नहीं आया है पर्वत के नीचे, ये पर्वत के नीचे काफी समय से है, जिसे कहा जा रहा है कि इस तालाब को पर्वत ने ही अपने पास पाल कर रखा है, ये अपने पास ही रखा हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं जिस पानी में पहाड़ अपने आप को या अपने रूप को बार बार देख रहा है वो पानी किस चीज का है? तो तालाब का है। उसे पर्वत ने अपने चरणों में, मैंने अभी आपको बताया था कि अपने चरणों में, अपने कदमों में पालकर काफी समय से रखा हुआ है। और वो तालाब का पानी जो यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एक विशाल दर्पण का काम कर रहा है। दर्पण यानी कि आईना, मिरर, ओके, उसका वो काम यहाँ पे कर रहा है। और पर्वत अपने सहस्र हजार रूपी आंखों से, पुष्प रूपी आंखों से क्या कर रहा है? उस तालाब में अपने आप को निहार रहा है, अपने इस विशाल आकार को देख रहा है। तो वह पर्वत के लिए आईने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वो तालाब कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे की पंक्तियों को भी समझ लेते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो चलिए पहले हम इस पंक्ति को समझते हैं, वो भी दो दो पंक्तियों में। इन पंक्तियों में कवि ने किस इसका वर्णन किया? तो इन पंक्तियों में कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान यहाँ पे बहुत सुंदरता से किया है। जब पर्वतों से जब झरने बहते हैं तो कितना सुंदर वो दृश्य होता है, वो दृश्य कितना सुंदर लगता है, उस प्रकृति की सुंदरता का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तथा वो ये भी कहना चाहते हैं इस पंक्ति में कि जब झरने में जब झाग निकलती है, उसमें उठने वाला जो झाग होता है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मोतियों की लड़ी हो, यानी कि मोतियां यानी पर्ल्स हम सब समझते हैं, वैसा सुंदर उजला सफेद स्वच्छ व्हाइट कलर का वो दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कवि। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि पहाड़ के गौरव का गान यानी उनके महत्व का गुणगान यहाँ पे कौन कर रहा है? तो वह है झरने कर रहे हैं। और वो कैसे कर रहे हैं? वो झरझर की ध्वनि के साथ पहाड़ का गुणगान कर रहे हैं, यानी कि उनके महत्व का गुणगान कर रहे हैं। और यह जो झरने हैं वह मस्ती से नस नस में क्या कर रहे हैं? प्रसन्नता उत्पन्न कर देते हैं। किसकी नस नस में प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं? तो हमारे कवि की नस नस में प्रसन्नता उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो झरझर की ध्वनि है वो बहुत ही कवि को मधुर लगती है। उन्हें सुनने में
जो बहुत अच्छा उन्हें एहसास होता है, फीलिंग्स उनको आती है। जो भी उन्हें सुनता है वो प्रसन्न हो जाता है और अपने दुख को भूल जाता है, ऐसा कवि को लगता है। कवि कहते हैं कि जब भी झरने की मैं झरझर की आवाज सुनता हूँ, या कोई भी उस झरने की झरझर की आवाज सुनेगा, तो उसके नस नस में, मतलब पूरे शरीर में एक तरह से स्फूर्ति यानी कि ताजगी का एहसास उन्हें होता है। वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, प्रसन्नता उनके अंदर उत्पन्न होने लगती है। आगे की दो पंक्तियां क्या हैं? मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो झरने की खूबसूरती का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है, मैंने आपको भी बताया। और जो झरने की मोती की जो लड़ियां हैं वो बहुत ही सुंदर यहाँ पे कवि को लगती हैं। जब भी आपने देखा होगा कि झरने से जब पानी नीचे बरस गिरता है तो उसमें से बहुत ही सफेद रंग का झाग निकलता है, और वही झाग यहाँ पे सुंदर मोतियों की तरह कवि को प्रतीत हो रहा है। तो इसमें कवि ने झरने की सुंदरता का वर्णन भी किया है। ठीक है, आगे की पंक्ति पढ़िए। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ठीक है, अब यहाँ पे इस पंक्ति में कवि किसके बारे में हमें बताना चाह रहे हैं? तो कवि ऊंचे पर्वत के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, तो यहाँ पे कवि ने किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पे कवि ने जो पर्वत के ऊपर जो वृक्ष हैं उनका, जो पर्वत के ऊपर वृक्ष जो उगे हुए हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम इसको। यहाँ कवि कहना क्या चाहते हैं कि पहाड़ के हृदय, उर शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? हृदय, और गिरी शब्द का अर्थ होता है पहाड़। तो पहाड़ के हृदय से उठ उठकर पेड़ और भी ऊंचा उठने की कामना, उच्च प्लस आकांक्षाओं, उच्चाकांक्षाओं की कामना कौन कर रहे हैं? तरुव या तरुवर कर रहे हैं। तरुवर शब्द का अर्थ होता है पेड़ कर रहे हैं, और भी ऊंचा उठने की इच्छा वे रखते हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब क्या बता रहे हैं कवि कि शांत आकाश की ओर, नीरव नभ शांत यानी कि जो शांत आकाश होता है, आकाश यानी बादल की ओर वे झांक रहे हैं। झांक रहे हैं अर्थात कह लीजिए कि वो देख रहे हैं। कौन देख रहा है? पेड़ जो पहाड़ के हृदय पर उगे हुए हैं। वे एक टक, मतलब बिना अपनी पलकों को झुकाए, या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो वृक्ष हैं वो एक टक किसको देख रहे हैं? शांत आकाश को देख रहे हैं। वे एक ही जगह पर स्थिर होकर चिंता में मग्न है, मतलब चिंता पर, मतलब वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि ये जो पहाड़ के हृदय पे जो वृक्ष उगे हुए हैं वो आकाश को देख रहे हैं, और उनके जो देखने का भाव है वो है बिना हिले डुले देख रहे हैं। साथ ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चिंता में है, सोच में डूबे हुए हैं। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने यहाँ पे झरने का वर्णन किया है, झरने की खूबसूरती, सुंदरता का वर्णन किया। साथ ही उन्होंने जो पहाड़ के हृदय पे वृक्ष उगे हुए हैं उनकी आकांक्षाओं, इच्छाओं के बारे में बताया है, उनकी चिंता के बारे में बताया है, और किस तरह अटल होके वे नभ को निहार रहे हैं उसका वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अब आगे की पंक्तियों को भी समझेंगे हम। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर धंस गए धारा में सभ्यशाल उठ रहा धुआं जल गया ताल यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो छात्रों, इन पंक्तियों में कवि हमें प्रकृति के कौन से चीज का वर्णन या कौन से भाव का वर्णन कर रहे हैं? तो वो है धुंध का। तो जब पहाड़ों पर धुंध पड़ने लगती है, धुंध यानी कि जो फॉग बढ़ने लगता है, उसी को यहाँ पे कहा गया है पारद के पर। तो पारद के पर मतलब पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ जो है वो अचानक से गायब हो गए हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, भूधर शब्द का अर्थ होता है पहाड़। तो उड़ गया यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि वो पहाड़ उड़ गए हैं या अचानक से गायब हो गए हैं। और कवि को ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए उन्हें लगता है क्योंकि जो
पारा है यानी कि जो धुंध है वो इतनी अधिक घनी है कि उसने सारी जगह को, सारे पहाड़ों को पूरी तरह से घेर लिया है और उसी की वजह से भूदर यहाँ पे गायब हो गए हैं। भूदर यानी कि पहाड़ गायब हो गए हैं और ऐसा यहाँ पे कवि को प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे की लाइंस में कवि क्या कहना चाहते हैं? रव शेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रवशेष शब्द का अर्थ होता है केवल आवाज का रह जाना। ठीक है, टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भू यानी कि पृथ्वी पर क्या टूट पड़ा है? अंबर यानी कि आकाश टूट पड़ा है। इसे समझिए कि देखिए वर्षा के कारण, ठीक है, उसके बाद जब धुंध निकलने लगती है, धुंध के कारण अब क्या हो गया, पहाड़ वहां पे नजर नहीं आ रहे हैं कवि को, पहाड़ पूरी तरह से धुंध के अंदर ढक गए हैं, गायब से हो गए हैं। तो वहां पर अब मात्र क्या रह गया है? तो वहां पे केवल झरनों की आवाज ही कवि को सुनाई दे रही है। ठीक है, पिछली पंक्तियों में हमने झरने की सुंदरता का वर्णन पढ़ा था। तो केवल झरनों की आवाज यहाँ पे सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था यहाँ पे कवि को कि धरती पर आकाश आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे भूदर पे क्या क्या चेंजेस आने को दिखते हैं अभी हमें, कि धुंध के कारण भूदर यहाँ पे गायब हो गया है तथा मात्र वहां पे किसकी आवाज रह गई है? तो झरनों के झरझर की आवाज ही मात्र यहाँ पर सुनाई देती है। आगे की पंक्ति देखिए, धंस गए धारा में सभ्यशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा दृश्य हो गया, यानी कि पहाड़ कहीं गायब हो गए और मात्र झरनों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो ऐसा भयानक दृश्य को देखकर वहां जो पहाड़ के हृदय पे जो शाल के वृक्ष लगे हुए हैं, वह डर के कारण वो भी धरती के अंदर पूरी तरह से धंस गए हों, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य है कि धुंध के कारण पहाड़ के साथ साथ वो शाल के इतने विशाल जो वृक्ष हैं, लंबे लंबे जो वृक्ष हैं, वो भी अपने आप को धरती के अंदर समाने लगे थे, ऐसा फील होता है उनको। ठीक है, कि एज इफ कि वो जो पहाड़ वृक्ष हैं वो धरती के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। और जो ताल हैं उनमें आग लग गई है, और हमने पहले पंक्ति में पढ़ा था कि जो तालाब है वो किसने पाले हैं? उसको पहाड़ ने पाला है। अब धुंध जो है वो तालाब तक पहुंच चुका है, तो उसमें जो धुंध निकल रही है उस तालाब से, वो ऐसा लग रहा है कि उस तालाब में आग लग गई हो, वह जल गया हो, उसमें से धुआं उठ रहा हो। ठीक है, धस गए धारा में सभ्यशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। तो शाल भी धस रहे हैं धरती में और ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि ताल में से धुआं निकल रहा है, वो ताल यानी कि तालाब जल गए हैं। ठीक है, आखिर की दो पंक्तियां हैं, यों जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब यहाँ पे कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? वो ही थिंकिंग कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बादल रूपी विमान में, जो विमान यानी कि एक तरह से आप समझिए जिसमें हम बैठकर यात्रा करते हैं, हम समझाते हैं विमान यानी कि एरोप्लेन्स, तो बादल रूपी विमान में इंद्र जो है घूमने के लिए आए हों। तो ये जो दृश्य है प्रकृति का, ऐसा देख के लग रहा है कि इसमें कौन बैठकर आया है, इन बादलों के ऊपर कौन बैठकर आया? तो इंद्रदेव बैठ के आए हों और वहां पर वो क्या दिखा रहे हैं? अपनी जादूगरी यानी कि मैजिक दिखा रहे हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है कवि को कि इंद्र आए हैं, जादूगर दिखा रहे हैं? क्योंकि जो अभी उनके समक्ष दृश्य आया है, मतलब बादलों का धरती पर आ जाना, घनी धुंध के कारण बादलों का गायब हो जाना, तालाब से धुएं का निकलना, ऐसा कौन कैसे हो सकता है? सिर्फ जादू के कारण ही किया जा सकता है। और इंद्र खेलता इंद्रजाल, और इंद्र जो है यहाँ पर अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। यूं जलदयान, जलद शब्द का अर्थ होता है बादल रूपी यान, यानी कि विमान पर कौन बैठकर आया है? विचर कौन कर रहा है? घूम कौन रहा है? हमारे इंद्रदेव कर रहे हैं और अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं छात्रों की जो हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्होंने बेहद ही सुंदर रूप से पहाड़ की तथा प्रकृति की तथा झरनों की एवं वृक्षों का यहाँ पे बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की कविता को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।